नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जांगीर स्वागत करता हूं आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन न्यूक्लिक अम्ल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इस टॉपिक के अंदर देखते हैं कि कैसे इसको आनुवंशिक पदार्थ माना गया, क्यों इसको जेनेटिक मटेरियल कहा गया था, या किसी और चीज को, जैसे अपन बोल सकते हैं कि भाई केंद्रक जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, गोल्जी काई जो होता है, और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, बहुत सारे मटेरियल जो पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है, इन सभी को क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल कह दिया गया। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की खोज की किसने, न्यूक्लिक अम्ल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है दोस्तों। तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या भाई, फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने इसको देखा था सबसे पहले दोस्तों किसके अंदर, मवाद की जो कोशिकाएं आती है, मवाद कोशिकाओं के अंदर इसकी खोज की थी सबसे पहले, वहां पे इसको देखा गया था। लेकिन इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल नहीं रखा, इन्होंने इसको क्या कहा था भाई दोस्तों, न्यूक्लियन कहा था। यहाँ पे क्या कह दिया था, न्यूक्लियन कह दिया था इसको, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है। और इसको जो न्यूक्लिक अम्ल नाम देने वाले व्यक्ति है, उनका नाम क्या है, आल्टमान। अब यहाँ पे दोस्तों अपन बात करते हैं कि जीवन का आणविक आधार की अगर बात आती है, मोलिकुलर बेस ऑफ लाइफ की अगर बात आती है, तो वो कौन होता है भाई, आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन जीवन के भौतिक आधार की अगर बात आती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। लेकिन मानव की अगर आनुवंशिक आधार की बात आती है, या रासायनिक आधार अगर कहीं पे मिल जाए कि जीवन का रासायनिक आधार है, वो क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है मानव का डीएनए। तो डीएनए को जीवन का रासायनिक आधार माना जाता है, क्योंकि मानव के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम जो करता है, आनुवंशिक गुणों को जो वहन करने का काम करता है, वो कौन करता है, आरएनए, डीएनए करता है दोस्तों, आरएनए नहीं करता। इसलिए डीएनए को मानव के अंदर क्या माना जाता है, रासायनिक आधार। लेकिन आणविक आधार की अगर बात आती है, कभी भी मोलिकुलर जो बेस होता है, वो क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड। और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड है वो कौन कौन से होते हैं आपके दोस्तों, डीएनए और आरएनए। जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसी को क्या कहा गया था, आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। लेकिन ये क्यों हुआ, इसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए गए थे। सबसे पहले बात आती है किसकी, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ की। ये जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले 1928 के अंदर प्रयोग किया था अपना। इस प्रयोग के अंदर इन्होंने किसका लिया, बैक्टीरिया के ऊपर प्रयोग किया था और उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जीवाणु रूपांतरित प्रयोग या जीवाणु का रूपांतरण प्रयोग। ये किसने किया, ग्रिफ्थ नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके अंदर किस बैक्टीरिया को यूज में लिया गया था, तो निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस यूमेनी, उसको इन्होंने क्या लिया था, काम में लिया था और उसके ऊपर प्रयोग किया। अब किया क्या, यहाँ पे होस्ट के रूप में इन्होंने क्या लिया, चूहे को साथ में लेकर उस पर प्रयोग किया। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये बैक्टीरिया दो प्रकार का लिया इन्होंने। एक तो वह बैक्टीरिया लिया जो S3 नाम का था, यानी स्मूथ प्रकार का। अगर संवर्धन की क्रिया होती है, या अगर अपन बोल सकते हैं इसके अंदर कल्चर मीडियम जो होता है उसके अंदर ये स्मूथ प्रकार का दिखाई देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, S3 नाम से। और जो कल्चर मीडियम में रफ प्रकार का दिखाई देगा, उसको क्या कहा गया यहाँ पे, R2। तो एक तो इन्होंने R2 बैक्टीरिया लिया और एक इन्होंने क्या लिया, S3 बैक्टीरिया लिया। दोनों में अंतर क्या दोस्तों, क्योंकि जो S3 बैक्टीरिया, इसके ऊपर प्रोटीन जो होता है उसका कोटिंग होती है, यानी कैप्सूल पाया जाता है इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या पाया जाता है भाई, S3 बैक्टीरिया जो होता है, इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, कैप्सूल पाया जाता है। इसके ऊपर कोटिंग होती है, कोटेड होता है ये क्या होता है, कैप्सूल का। इसके ऊपर क्या मिलेगा, कोड होता है, एक आवरण होता है प्रोटीन का। अब होता क्या है, जब S3 को इस होस्ट के अंदर प्रविष्ट करवा देते हैं तो इसकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएगा। लेकिन इसको अगर करवाते हैं तो ये इससे इसकी डेथ नहीं होती है। इसका कारण क्या दोस्तों, इससे डेथ क्यों होती है, इससे क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर पाई जाती है आपकी प्रोटीन की कोटिंग। और ये प्रोटीन की जो कोटिंग होती है, ये क्या काम करती है, इस होस्ट के द्वारा इम्यून सिस्टम जो है वो इस कोटिंग को क्या नहीं कर पाता, डिजोल्व नहीं कर पाता, इसको नष्ट नहीं कर पाता है। जिसके कारण क्या होता है, ये S3 जो होता है इस चूहे के अंदर क्या कर देगा, रोग पैदा कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वायरुलेट या पैथोजेनिक,
यानी रोगकारी जो होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाता है ये कौन सा, एस थर्ड। लेकिन आर सेकेंड की अगर बात करते हैं, इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, और अगर प्रोटीन की कोटिंग नहीं होगी तो ये जो चूहा है इसके पास एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, इम्यून सिस्टम जो भी है वो इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, इसकी डेथ कर देगा। इसलिए ये क्या इसमें रोग पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन वायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक या अरोगकारी जो बैक्टीरिया होता है वो आपका ये होता है। तो अब यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे चूहे को और इन बैक्टीरिया को लेकर टोटल कितने प्रयोग किए गए, 4। सबसे पहला प्रयोग क्या किया गया था दोस्तों, इसके अंदर जो जिंदा आपका एस थर्ड जो बैक्टीरिया उसको रखा गया था और उसको इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करवा दिया गया किसके अंदर, चूहे के अंदर। और जैसे चूहे में इंजेक्ट करवाते हैं तो चूहे की क्या हो जाएगी दोस्तों, डेथ हो जाती है इसके अंदर। क्यों हो जाती है, जो अपन ने अभी देखा, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है भाई। लेकिन जैसे आप देखते हो कि दूसरे प्रयोग के अंदर देखा गया कि जिंदा जो आपका 8 सेकंड होता है इसको इंजेक्ट कराया जाता है तो वो क्या करेगा, सरवाइव करता, वो जिंदा रहता, वो रोग पैदा नहीं कर सकता। तीसरा प्रयोग किया गया था जब इस एस सेकंड बैक्टीरिया को हीट कर दिया जाता है, हीट करके इसको मार दिया जाएगा, एक तरीके से गर्म कर दिया जाता है बिल्कुल, और इसको नष्ट करने की कोशिश की जाती है। तो क्या होता है, ये मरा हुआ जो आपका एस सेकंड है, निष्क्रिय बोल सकते हो एक तरीके से आप इसको, ये इनएक्टिव फेज के अंदर आ गया, निष्क्रिय प्रकार का आप बोल सकते हो इसको। ये जो निष्क्रिय एस थर्ड है ये जैसे इंजेक्ट कराया जाता है किसके अंदर, माइस के अंदर, तो ये माइस क्या करता भाई, सरवाइव करता, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है अभी। लेकिन चौथी जो फेज होती है उसके अंदर क्या करते हैं, एक तो आपका लाइव प्रकार का जो जिंदा आर सेकेंड बैक्टीरिया होता है और उसके साथ में हीट किल्ड जो आपका एस थर्ड बैक्टीरिया, गर्म करके मारा हुआ कौन सा है, एस थर्ड बैक्टीरिया। जब इन दोनों को आपस में जोड़कर एक साथ इंजेक्ट करा दिया जाता है तो माइस की क्या हो जाती है दोस्तों, डेथ हो जाती है। जैसे डेथ हो गई माइस की तो इसके हार्ट से क्या निकाला गया भाई, ब्लड निकाला जाता है। इसके हार्ट से क्या निकाला जाता है, ब्लड। और इस ब्लड के अंदर देखा गया तो इस ब्लड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया मिलता है आपको, एस थर्ड जो बैक्टीरिया होता है वो क्या मिल गया, लाइव प्रकार का मिल गया आपको। यानी इसके अंदर एस थर्ड बैक्टीरिया मिलता है और वो कैसा मिलता है, जिंदा प्रकार का। इसका मतलब ये होता है कि जो आर सेकेंड बैक्टीरिया जिंदा था और ये जो आपका हीटेड किल्ड वाला एस थर्ड बैक्टीरिया था, इस जिंदा बैक्टीरिया के द्वारा इससे कुछ ऐसा भाग अब्जॉर्ब किया गया था पक्का, जिसके कारण क्या होगा, ये आर सेकेंड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एस थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इस आर थर्ड है वो मरे हुए एस थर्ड जो होता है इसको जिंदा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इनके अंदर एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल तो था पक्का, एक जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर पक्का है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल क्या है ये बात ग्रिफ्थ नाम के वैज्ञानिक को पता नहीं चल पाई। क्यों, क्योंकि इनको ये नहीं पता था इसके अंदर कि ये जिंदा होने का कारण क्या है। इसके अंदर 3 चीजें, एक तो इसके अंदर क्या था साहब, डीएनए, एक तो इनका क्या होता है डीएनए, एक अंदर क्या है आरएनए, और तीसरा पार्ट क्या है इसके अंदर प्रोटीन। ये 3 फेज जो है, ये 3 जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर मिले। अब यहाँ पे ग्रिफ्थ नाम के वैज्ञानिक जो थे ये पता नहीं कर पाए कि इन तीनों के अंदर से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, किसके द्वारा ये जो आपका मरा हुआ एस थर्ड बैक्टीरिया था ये वापस आपका लाइव हो गया। तो इसका पता लगाने के लिए इससे 16 साल बाद, इससे ग्रिफ्थ के प्रयोग से 16 साल बाद 1944 को 1944 को 3 वैज्ञानिक और आते हैं जो ऑटी ऑवरी, मैकलेड और मैकडेसी, ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक है। इसके बाद में इसके जो किए हुए प्रयोग है इसको प्रयोगशाला में करते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि इनका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है, आरएनए कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। तो आनुवंशिक पदार्थ की खोज करने के लिए इन तीनों ने वापस प्रयोग किया, जो अपन देखते हैं अभी कि कौन सा प्रयोग था और इन्होंने क्या किया था इसके अंदर। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो अपन ने पढ़ा है, ग्रिफ्थ, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे उन्होंने एस थर्ड देखा था कि लास्ट जो स्टेज देखी थी कि एक लाइव 8 सेकेंड तो था और एक आपका क्या किया था उसने एस थर्ड लिया था, ये हीटेड किल्ड एस थर्ड था
और एक आपका इसके अंदर लाइव 8 सेकंड के साथ जैसे इसने प्रयोग करवाया था तो अपन ने देखा कि उसमें जो रेट है वो मर गया था लास्ट में, और ये देखा गया कि उस ब्लड के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो गया था भाई, एस थर्ड का हो गया था। वहां पे पता नहीं चल पाया कि भाई ये प्रोटीन के कारण हुआ है, ये डीएनए के कारण हुआ है या आरएनए के कारण हुआ है। तो उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने वाले 3 वैज्ञानिक आते हैं इसके अंदर। एक तो एवरी था आपका, जो ओटी आवेरी था आपका, और एक कौन था, मैकलॉड और एक मैकार्टी। इन वैज्ञानिकों ने 1944 के अंदर उसके 16 साल बाद में, जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसके 16 साल बाद में ये वैज्ञानिक आते हैं और इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग को आगे बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जिस प्रकार ग्रिफ्ट ने वाहक के रूप में किसको काम में लिया था, चूहे को काम में लिया था, इन लोगों ने किसको काम में लिया, इन्होंने चूहे को काम में नहीं लिया, इन्होंने क्या प्रयोगशाला के अंदर किया, इसे परख न लिया। इन विट्रो एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने परख नलियों में इसको किया था। तो इन लोगों ने क्या किया, ये पता करने के लिए कि भाई इसके अंदर जो एस थर्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो एक जेनेटिक मटेरियल है कौन सा जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो इसने क्या किया, इन्होंने एस थर्ड को क्या कर दिया, हीटेड किल करके उसको बिल्कुल लिक्विड रूप में लाकर एक परख नली के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर क्या है, इस परख नली में क्या दोस्तों, इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर प्रोटीन वगैरह है ना, आपकी लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों चीजें इन्होंने निकाल दी। कैसे, एंजाइम के थ्रू, एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को इसी से रिमूव कर दिया इधर वाली साइड में। अब बचा हुआ जो भी मटेरियल था उसको 3 पार्ट के अंदर ले लिया। अब तीनों पार्ट के अंदर क्या किया इन्होंने, कि जो पहले वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पहले वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर थोड़ा सा ये मटेरियल लिया और इस मटेरियल के अंदर कौन सा एंजाइम डाल दिया, आरएनएज डाल दिया। अब आरएनएज एंजाइम क्या काम करता है, आरएनए को क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा, नष्ट करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आरएनए को नष्ट कर देगा इसके अंदर। इसके अंदर जैसे आरएनए को नष्ट कर दिया तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर फिर किसको डाला जाता है, लाइव जो 8 सेकेंड इसको डाल दिया। और जैसे 8 सेकेंड को डाल दिया तो देखा गया कि इस लिक्विड के अंदर एस जो थर्ड था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे अगर देखा जाए तो आरएनए नहीं मिलाने के ऊपर भी, आरएनए नहीं मिलाया उसके बाद में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसका मतलब आरएनए तो एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन में सहायक है। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा एक लिया यहाँ पे, इसके अंदर किसको डाल दिया भाई, प्रोटीएज एंजाइम डाला। इसमें प्रोटीएज का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को क्या कर देगा भाई, डिसॉल्व कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन को नष्ट कर देगा। जैसे प्रोटीन को नष्ट कर दिया तो इसके अंदर क्या क्या बचा, एक तो डीएनए बचा और एक आरएनए बचा। तो फिर जैसे इसमें लाइव 8 सेकेंड डाल दिया तो उसके बाद में भी क्या हो जाएगा, एस थर्ड जो था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये फिर से जिंदा हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोटीन है वो निकाल देने के बाद में भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो दोस्तों इधर ही पता चल जाता है कि आरएनए निकाल दिया, इस लिक्विड के अंदर से प्रोटीन को निकाल दिया, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो बचा क्या आपका, बिल्कुल डीएनए बचा। तो ये बिल्कुल डीएनए ही है, इसका पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, तीसरा जो पार्ट था उसके अंदर डीएनएज एंजाइम के द्वारा डीएनए को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। डीएनए को क्या कर दिया भाई, इन्होंने रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद में जैसे लाइव 8 सेकेंड इसके अंदर डाला जाता है तो एस थर्ड जो था उसका फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होता है। तो यहां पे प्रूफ हो जाता है बिल्कुल ये कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर था वो क्या होता है, वो डीएनए होता है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इन्होंने प्रूव करके बता दिया कि जो इसी जो बैक्टीरिया है इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो आता है, आनुवांशिक पदार्थ की अगर बात आती है तो आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है भाई, ये आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। ये न्यूक्लिक अम्ल को प्रूव करने के लिए आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल डीएनए यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया इस चीज को। इससे पहले जो आपके अलग अलग वैज्ञानिक थे वो इस चीज को बता नहीं पा रहे थे। कोई प्रोटीन को बताता है, कोई किसको बताता है, आरएनए को बताता है, कोई किसको बताता है, डीएनए को बताता है। लेकिन इन्होंने जैसे ये प्रयोग किया तो इसके अंदर किसको बता दिया गया, प्रूव किसको कर दिया गया, डीएनए को। लेकिन अभी भी कुछ वैज्ञानिक प्रोटीन को मानते हैं, अभी भी क्या है, कुछ वैज्ञानिक थे वो प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। तो इसके लिए एक और वैज्ञानिक आते हैं, हर्शे एंड चेस। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया जिसको कहा जाता है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किसके ऊपर किया दोस्तों, इन्होंने जीवाणु भोजी जो होता है आपका बैक्टीरियोफेज,
उसके ऊपर किया। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने बैक्टीरियोफेज T2 के ऊपर प्रयोग किया। अब आप यहाँ पे देखते हो जीवाणु भोजी जो T2 है उसके ऊपर क्या होता है, इस प्रकार से अपन देखते हैं जीवाणु भोजी जो होता है, ये उसकी कोटिंग बोल सकते हैं, इसका जो टेल है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये वाला, और इसके अंदर पाया जाता है आपका डीएनए। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर पाया जाता है यहाँ पे डीएनए। तो आप अगर देखते हो तो बैक्टीरियोफेज होता है, उसमें दो चीजें अपने काम की यहाँ पे क्या होता है, एक तो इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, डीएनए, और दूसरा इसके ऊपर क्या पाया जाता है, जो बाहर वाला जो आवरण है आपका प्रोटीन, ये वाला क्या पाया जाता है इसके अंदर, ये पाया जाता है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन का इसके ऊपर कैप्सूल होता है, और ये क्या होता है, डीएनए। इन्होंने ये प्रयोग किया उन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने बोला कि डीएनए और प्रोटीन दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो हर्शे और चेस ने क्या किया कि T2 बैक्टीरियोफेज को लिया। अब आपको दोस्तों पता है या नहीं है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जो प्रोटीन जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, सल्फर। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, सल्फर। सल्फर। जबकि डीएनए के अंदर क्या मिलता है दोस्तों, फास्फोरस। डीएनए के अंदर कौन सा पदार्थ है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो फास्फोरस होता है, और प्रोटीन के अंदर कौन सा पाया जाता है, आपका सल्फर पाया जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि डीएनए और प्रोटीन है इनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया, इस जीवाणु भोजी के डीएनए के अंदर कौन सा आपका फास्फोरस 32, ये समस्थानिक, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, वो इन्होंने मिला दिया। और जो आपका सल्फर है, तो सल्फर की जो प्रोटीन है उसके ऊपर सल्फर 35, ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है इसका, तो इसको क्या कर दिया, मिला दिया। यानी दो प्रकार के रेडियो एक्टिव समस्थानिक आप बोल सकते हो। ये ऐसा रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसके अंदर T2 का जो होता है उसके प्रोटीन के अंदर क्या होगा, S35 रेडियो एक्टिव होता है, और जो डीएनए का होता है उसके अंदर P32 होता है। यानी अपन एक तरीके से अगर देखें तो इन्होंने कैसे प्राप्त किया इनको, अगर आप देखते हो तो एक काम कीजिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं इधर ही। हाँ, तो देखिए दोस्तों यहां पे इन्होंने क्या किया है कि अपन को ये तो पता है कि भाई जो आपका जीवाणु भोजी है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, तो डीएनए प्लस में प्रोटीन। प्रोटीन दो ही चीजें हैं इसके अंदर। तो जो आपके हर्शे और चेस ने क्या किया, दो प्रकार के T2 बैक्टीरियोफेज तैयार कर लिए इन लोगों ने। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका नॉर्मल बैक्टीरियोफेज है, ये एक बैक्टीरियोफेज बना दिया मैंने नॉर्मल प्रकार का, जो नॉर्मल वाला है आपका इस प्रकार का, और ये इसके अंदर क्या है आपका, ये इसके अंदर है डीएनए। ठीक है, ये डीएनए है, ये आपका T2 जो बैक्टीरियोफेज है, ये T2 बैक्टीरियोफेज जो है ये कैसा है, नॉर्मल है, ये आपका सामान्य प्रकार का है। लेकिन अपन को ये पता है कि ये जो इसका प्रोटीन कोट है, प्रोटीन जो कोट है इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है सल्फर। और जबकि ये जो आपका डीएनए का कोड है, इसके अंदर जो डीएनए है इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, फास्फोरस पाया जाता है। तो इनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने दो प्रकार के सॉल्यूशन लिए, ये वाला, और एक सॉल्यूशन कौन सा लिया, ये वाला। इस सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने क्या मिला दिया, फास्फोरस 32 मिला दिया। इसके अंदर क्या मिला दिया दोस्तों, इसके अंदर मिला दिया फास्फोरस 32 मिला दिया। ये एक क्या है, ये है एक आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। और इस वाले जो आपका एक बीकर था इसके अंदर क्या मिला दिया इन्होंने, S35, ये क्या है, ये भी एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ये दो समस्थानिक इन्होंने लिए। अब इन दोनों के अंदर क्या डाल दिया, एक के अंदर ये T2 फेज डाल दिया आपका, यहाँ पे जो नॉर्मल वाला था ये वाला इसके अंदर डाल दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डाल दिया। तो अब अपन को ये पता है कि जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, सल्फर नहीं पाया जाता। इतना याद रखना कि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। तो यहाँ पे जो ये डीएनए है, ये इस फॉस्फोरस के जो लिक्विड है, तो इसके अंदर किसको अवशोषित कर लेता है, P32 को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। और ये P32 एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक है जो अपनी उपस्थिति को बताएगा। और इसके अंदर जैसे डाल दिया यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसके अंदर, तो यहाँ पे अपन को पता है जो डीएनए होता है उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसमें फास्फोर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सल्फर है। तो सल्फर है वो अब्सॉर्ब कर लेगा कौन, प्रोटीन कोड। इसके बाहर वाला जो प्रोटीन का कोट है यहाँ पे,
ये इसको किसको ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे सल्फर को कर लेगा। तो सल्फर के अंदर S35 की क्या होगी, उपस्थिति है, यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस प्रकार इन लोगों ने दो प्रकार की बैक्टीरियोफेज प्राप्त कर लिए, T2 और आपका कौन सा, जो T2 में जिसमें P32 है, और एक आपका कौन सा प्राप्त कर लिया, जो आपका ऐसा T2 जिसमें सल्फर 35 है। तो इस प्रकार इन्होंने दो प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अब आगे कि भाई जैसे ही इन्होंने प्राप्त कर लिए तो आगे प्रयोग में इन्होंने क्या किया। तो देखिए एक बैक्टीरियोफेज है ये वाला, इनके द्वारा जो प्राप्त किया गया था यहाँ पे, ये लो जी साहब, ठीक है। और एक बैक्टीरियोफेज है ये वाला, ये दोनों के दोनों रेडियोएक्टिव समस्थानिक जो थे आपके, वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करने के बाद में आपको पता यहाँ पे मिलते हैं, इसके अंदर ये डीएनए और इसके अंदर ये डीएनए। इसके अंदर कौन सा समस्थानिक है दोस्तों, इसमें सल्फर 35 जो एस के प्रोटीन के अंदर है, और इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर है डीएनए के अंदर क्या, P32। इसके अंदर क्या होगा भाई, P32 समस्थानिक है। अब इन दोनों को किसके अंदर इंजेक्ट कराया जाता है भाई, ये आपका एक आपका ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई के अंदर इंजेक्ट करा दिया यहाँ पे, ये ई कोलाई है, ठीक है। अब होता क्या है, ये अपन को पता है कि जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है या वायरस जो होता है वो पूरा का पूरा अंदर नहीं जाता किसी भी होस्ट सेल के अंदर, केवल अपना क्या इसके अंदर प्रविष्ट करवाएगा, केवल अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है, चाहे तो डीएनए हो चाहे आरएनए, यानी प्रोटीन का जो कैप्सूल होता है वो बाहर रहता है, केवल यही अंदर आकर क्या काम करता है, यही अंदर आकर अपना गुणन करता है, अपनी फोटोकॉपी बनाता है और अपनी वृद्धि करने का काम करता है। तो इसके अंदर क्या आ गया भाई, ये वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया, और इसके अंदर ये वाला जेनेटिक मटेरियल आ गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जैसे देखा तो यहाँ पे जो P32 है ये इसके अंदर पहुंच गया, यहाँ पे इसके अंदर क्या पहुंच गया दोस्तों, P32। तो यहां से अगर अपन देखते हैं, अब यहाँ पे ये बात पता चल गई यहाँ पे, और ये आपका नॉर्मल प्रकार का था, और जो आपका सल्फर वाला जो था इसके अंदर S35, ये कहाँ रह गया, यहाँ पे बाहर रह जाता है। S35 कहाँ रह जाता है दोस्तों, बाहर रह जाता है। तो यहाँ पे ये पता किया गया, फिर जो ये वाला जो आपका ई कोलाई वाला जो भी पार्ट है इसके अंदर, तो इसके अंदर पता किया गया कि इस जो सेल है, ये होस्ट सेल है, इसके अंदर किसकी उपस्थिति ज्यादा है, किसकी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो सल्फर वाला समस्थानिक है वो इस सेल से बाहर ही है। इसका मतलब जो सेल से बाहर होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वो तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, क्योंकि वो गुणन ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब अंदर जो पहुंच गया था वो आपका जो डीएनए वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो यहां पर भी ये बात प्रूव हो जाती है आपकी, कि बिल्कुल प्रूव कर दी इन लोगों ने कि जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो प्रोटीन तो नहीं है, बिल्कुल प्रोटीन नहीं है। केवल इन दोनों की अगर बात करें तो प्रोटीन और डीएनए के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका क्या दोस्तों, वो डीएनए होता है। अब यहाँ पे डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ है वो बना दिया गया है। अब एक नए वैज्ञानिक आते हैं जो आपके फ्रैंकलिन, जो आपके वो आते हैं, उन्होंने भी अपना एक प्रयोग किया था। यहां पर अपन ने दो प्रयोग देखे हैं, एक तो आपका हर्सेन चेस का प्रयोग देखा है, और दूसरा अपन ने देखा था किसका, ग्रिस्ट ने जो स्टार्ट किया था और आके खत्म कर दिया इन्होंने, मैक्लेर्ड और आपके ये वाले वैज्ञानिकों ने कर दिया था खत्म। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों वैज्ञानिकों ने किसके बारे में बताया था, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन दोस्तों अपन को पता है कि आरएनए को भी आनुवांशिक पदार्थ बताया गया था। तो इसके लिए एक नए वैज्ञानिक आते हैं फ्रैंकलिन। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके द्वारा दोस्तों, फ्रैंकलिन के द्वारा। ये अब तीसरा प्रयोग देखते हैं अपन, जो तीसरा इसके अंदर आता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था तीसरा प्रयोग। इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था दोस्तों, तो इन वैज्ञानिक ने, जो आपके ये वाले वैज्ञानिक है, इन्होंने किस पर किया था, आपका जो टीएमवी होता है, टीएमवी, इस वायरस का उपयोग किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये कौन सा वायरस है भाई दोस्तों, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इस टोबैको मोज़ेक वायरस से आपको पता है कि टीएमवी का रासायनिक जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आरएनए होता है। क्या होता है भाई, आरएनए होता है। तो इसने क्या किया था कि इस टीएमवी वायरस से आरएनए को निकालकर किसी एक लीफ के अंदर डाल दिया। इसमें डाल दिया, एक लीफ के अंदर डाल देता इस आरएनए को, और जैसे लीफ के अंदर डाल दिया तो इस लीफ के अंदर क्या हो गया, रोग पैदा हो गया। यहाँ पे ये लीफ है रोग युक्त हो गई यहाँ पे, ठीक है।
तो इसका मतलब ये भी पता चलता है। तो यहाँ पे एक बात तो ये पता चली, जो आरएनए होता है इसके अंदर क्या होता है भाई, रिप्लिकेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, संश्लेषण कर रहा है, ये सिंथेसिस का काम कर रहा है। इसका मतलब आरएनए में भी क्या होता है, संश्लेषण होता है। आरएनए में क्या होता है दोस्तों, संश्लेषण होता है। इसका मतलब आरएनए भी क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे टीएमवी पादप के ऊपर प्रयोग करके आपका टोबैको मोज़ेक वायरस जो है आपका, उस वायरस का प्रयोग किया गया था। किस पर किया गया था, आपकी जो लीफ है वो किसके, टोबैको की लीफ है, यानी तंबाकू जो होता है आपका, तंबाकू की पत्ती के अंदर इसके आरएनए को प्रवेश करवाया जाता है। और जैसे प्रवेश करवाते हैं तो आरएनए जो आपका तंबाकू की पत्ती होती है वो क्या होती है, रोग से ग्रसित हो जाती है। जिसके कारण यहाँ पे फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि भाई ये जो आपका जो आरएनए होता है ये भी क्या होता है, अपना संश्लेषण कर सकता है, इसीलिए ये भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, फ्रैंकलिन। तो इसको फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। कि फ्रैंकलिन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, तो इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, टीएमवी वायरस के ऊपर किया था। तो यहाँ पे ये आपके 3 एक्सपेरिमेंट है जो बताते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब किसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपन देखते हैं कि डीएनए किसके अंदर होते हैं और आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में किसके अंदर काम करते हैं। जैसे जिस प्रकार अपन ने देखा वायरस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल है ही यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाई दे रहा अपन को, तो वो अपन देखेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगली जो क्लास होगी अपनी वो डीएनए और आरएनए के बारे में होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगता तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी लोगों को इस वीडियो के बारे में देखने को मिले और वो भी अपना जो भी इसके अंदर टॉपिक है वो क्लियर कर पाए। धन्यवाद दोस्तों।